गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हाँ, आपने देखा कि पिछले क्लास में हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखित सबिया, ये जो रेखा चित्र है जिसे मैंने आपको बोला कि इंग्लिश में उसको स्केच बोलते हैं, तो उसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया कि महादेवी वर्मा एक छायावादी कवयित्री थी। ठीक है, ये आपके जैसे हम लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर के अनुसार आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री थी। तो आपको उत्तर देना मीन्स आपको पता रहना चाहिए कि उसका उत्तर क्या है, छायावादी। ठीक है, तो कल के क्लास में मैंने माफ कीजिएगा, तो कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि छायावादी जो काव्य है उसका अर्थ क्या है। ठीक है, पिछले क्लास में हमने उनका जन्म कब हुआ अथवा उनका जन्म स्थान क्या है, उनको जो है कौन से पुरस्कार मिले, इसका भी मैंने आपको अच्छी रीति से यानी उसका विश्लेषण कर दिया था, और उनका निधन कब हुआ इसका भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये जो सब बातें हैं वो आपके परीक्षा के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको ये जो बातें मैंने बताई हैं लेखक परिचय के बारे में अथवा ये जो लेखिका है उनके परिचय के बारे में, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि आप ये जो उनका जो जन्मदिन है अथवा जन्म स्थान है, देखिए वो बाहर ठीक कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आपको श्योर से बोल सकती हूँ कि इनके ऊपर प्रश्न पूछे ही जाएंगे, क्योंकि ये छायावादी काल की बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध एक कवित्री बन रह चुकी हैं। ठीक है, अभी आपको सब पता है कि ये जो हमारा जो लेसन चल रहा है वो तीसरा लेसन है, और ये जो सबिया, ये जो रेखा चित्र है, एक थोड़ी सी बड़ी कहानी है, क्योंकि बहुत सारे उसके जीवन में घटनाएं घटी थी और बहुत सारे पात्र भी यहाँ पे हैं। ठीक है, उससे उससे जुड़े हुए, तो इसकी वजह से ये एक दो क्लास में खत्म नहीं होगा, तो इसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि 3-4 क्लासेस होंगे। ठीक है, तो आज के हम लोग क्या करेंगे कि जो कल बचा हुआ था उसका हम लोग अभी आगे उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, जिनके पास किताब नहीं है मैं उनको और एक बार बता दूं कि ये किताब आपको लेना बहुत ही जरूरी है, और मैंने उस शॉप का नाम भी बताया था, नव साहित्य। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास, अगर आप बाहर से हो अथवा बेलगाम के बाहर से हो और आपको किताब नहीं मिल रही है, तो इसका भी उपाय हमारे पास है। क्योंकि देखिए ये जो बुक है वो वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, यानी जो आरसीयू का यानी सीबीएस जो आप पोर्शन अथवा सिलेबस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसका जो नमूना है वो वेबसाइट पे अभी तक नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपलोड नहीं किया है। तो मैं चाहती हूँ अथवा मैं ऐसा चाहती हूँ कि आपको जो भी मैं नोट्स देती हूँ, अगर आपके पास अथवा मान लीजिए आपके पास किताब भी नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, हर एक दिन आपको उस लेसन के फोटो भेजकर आपको अध्ययन के लिए भिजवा सकती हूँ। आप क्या कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट लेके आप वो अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक मैं गूगल क्लास लेने वाली हूँ अथवा एक लाइव क्लास लेने वाली हूँ। तो देखिए थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से अब तक मैंने वो नहीं किया है, लेकिन मैं बताती हूँ कि मैं बहुत जल्द करूँगी, और मैं एक ग्रुप बनाने वाली हूँ सिर्फ हमारे हिंदी बच्चों का अथवा हिंदी छात्रों का, जिसमें क्या है, हम लोग अपनी बात भी रख सकते हैं और आपके जो डिफिकल्टीज है वो भी हम लोग देख सकते हैं और लाइव क्लास भी ले सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि आपके लिए भी ये नया है और हमारे लिए भी ये नई बात है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे हमारे पाठ के बारे में। ठीक है, अभी देखिए पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि सबिया का जो पति है उसका नाम है मैको। ठीक है, उसका एक बेटा है जो बहुत एक नवजात शिशु है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उसका जो पति है मैको, जब उसका बेटा 3 दिवस अथवा 3 दिन का था, तब वो एक दूसरे आदमी के बीवी को लेकर वो भाग गया है। और सबिया जो है वो एक
जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जलती मछली हुई, यानी जो तड़प रही है जो मछली, वैसी उसकी दशा हो चुकी है। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि अभी उसके पास अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ स्रोत नहीं है, यानी उसकी उसकी जो भूख है वो मिटाने के लिए उसको उसके पास कोई काम नहीं है। जहाँ पे वो काम करती थी, वहाँ पे उसकी जगह एक दूसरी मेहतारनी यानी एक दूसरी नौकरानी आ चुकी है, क्योंकि इसने अब शिशु के जन्म देने की वजह से उसने अपने काम से छुट्टी ले ली थी। तो अभी उस छुट्टी की वजह से उसके उसकी जो कार्य करने की जगह थी, वहाँ पे उस कार्य करने के लिए एक दूसरी मेहतारनी नौकरानी उनके मालकिन ने रख ली है। ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरह वो महादेवी वर्मा के सामने जाकर अपनी दशा बताकर उनके यहाँ नौकरी पा लेती है। मैंने आपको ये भी बताया कि महादेवी वर्मा का जो एक बूढ़ा नौकर था, वो बिन बताए कहीं पे चला गया है और अभी उसकी आने की कोई आशा नहीं है। वो कब आएगा इसलिए, और कौन से स्थान पे गया है ये भी उसने वो बताकर नहीं गया है। तो ये एक अनुचित है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है महादेवी वर्मा कि वो नौकर अब आएगा या नहीं आएगा। तो उसकी वजह से महादेवी वर्मा क्या करती है, उसकी जगह पर सबिया जो है उसको नौकरानी के तौर पर अपने घर में रखती है। ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने पिछले क्लास में आपको डिस्कस किया कि यहाँ पे भक्तिन करके और एक उसकी नौकरानी है, किसकी? तो महादेवी वर्मा की। तो महादेवी वर्मा की एक भक्तिन करके एक नौकरानी है, साथ ही साथ अभी उसने क्या किया है, सबिया नामक ये जो मुख्य पात्र है अथवा ये जो नारी है, उसको भी अपनी नौकरानी उसने बना ली है। अभी जब एक बार नौकरानी के तौर पर महादेवी वर्मा सबिया को रखती है, तो एक भक्तिन का एक स्वभाव है कि कोई भी अगर उस उनके घर में नया व्यक्ति आता है, तो उनके बारे में जानकारी हासिल करना एक उसकी एक रुचि है अथवा एक उसकी आदत बन चुकी है। तो वो क्या करती है, जब सबिया महादेवी वर्मा के यहाँ काम करने के लिए आती है, तब सबिया उसके बारे में प्रश्न पूछती है, उसके बारे में जानना चाहती है। ठीक है। जब इन दोनों में वार्तालाप हो रहा होता है, तो उनकी जो यानी उनकी जो बातें हैं, वो महादेवी वर्मा थोड़ी बहुत सुन लेती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि महादेवी वर्मा काम बताकर सबिया को अपने कमरे में चली जाती है। महादेवी वर्मा हमेशा अपना जो वक्त रहता था, वो हमेशा लिखने में वो व्यस्त करती रहती, यानी उसमें ही अपना पूरा वक्त देती थी लिखने के लिए, यानी लिखने में वो व्यस्त रहती थी, बिजी रहती थी। तो वो क्या करती है, सबिया को काम बताकर अपना काम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। उस कमरे में एक खिड़की थी और उस खिड़की में भक्तिन और सबिया की जो वार्तालाप की अथवा जो बातें चल रही है उन दोनों में, वो थोड़ी बहुत सुनाई दे रही थी। देखिए, महादेवी वर्मा का जो स्वभाव था, वो ऐसा था कि वो किसी के बारे में ज्यादा कुछ पूछताछ नहीं करती थी। ठीक है। उनके जीवन में क्या घटनाएं घट रही है अथवा उसका जीवन कैसे चल रहा है अथवा उसकी आप बीती क्या है, वो जानकारी हासिल करने में महादेवी वर्मा रुचि नहीं रखती थी, क्योंकि अपने ही काम में वो इतना व्यस्त रहती थी कि उनको दूसरों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वक्त नहीं रहता था। तो ये कसर कौन पूरी करता था? तो वो भक्तिन करती थी। ठीक है। तो ये जो भक्तिन और सबिया का जो दोनों का वार्तालाप है, वो महादेवी वर्मा थोड़ी बहुत सुनाई, यानी उनका वार्तालाप सुनाई दे रहा है। और उस वार्तालाप में महादेवी वर्मा को यह पता चलता है कि सबिया का जो पति है, वो उसको छोड़कर उसके ही जात के भाई की बीवी को लेकर कहीं भाग गया है। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया जाति भाई यानी क्या है, उनके ही कास्ट का एक आदमी है जिसकी नववधु यानी हाल ही में उसकी शादी हुई थी उस आदमी की। तो सबिया का पति क्या करता है, उसकी बीवी को लेकर ही भाग जाता है। ठीक है। अभी उसके भाग जाने के बाद सबिया के जीवन में क्या परिवर्तन आता है, देखिए।
अभी ये जो व्यक्ति है मई को, वो तो चला जाता है, लेकिन ऐसी स्थान पर चला जाता है जहाँ पे उसका लौटना जैसे नामुमकिन है। यानी वो जाते समय उसने कुछ बताया नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, कौन से स्थान पे जा रहा है, ठीक है। और अपने पीछे अपनी जो अंधी माँ है, उसको भी उसने वो, यानी उसको भी वो छोड़ के चला गया है, ठीक है, अपनी खुशी के खातिर। तो पिछले क्लास में वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी आगे क्या घटनाएं घटित होती है उसके बारे में थोड़ा हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। सबिया के पति के संबंध में किया गया प्रश्न तो मैं स्पष्ट न सुन सकी, परंतु उसका न भैया करा धरा न होय, आपन बिहा बरा आदमी रहा। मैं दिया उत्तर, बता रहा था कि बोलने वाली का गला भर आया है। देखिए अभी महादेवी वर्मा जो है उनकी वार्तालाप सुन रही है, और उसके वार्तालाप से यानी सबिया के उद्गार से ये पता चल रहा है कि सबिया अपनी जो कहानी है वो रो रो कर कह रही है, ठीक है। और आगे वाक्य देखिए, ओ मेहरारू बड़ी गजबिन रहे। अभी इसका अर्थ क्या है? ओ मेहरारू यानी वो जो औरत थी वो बड़ी गजबिन रही, यानी दिखने के लिए बहुत ही सुंदर थी, गजब की थी, ठीक है। इसलिए वो अपनी भाषा में बोल रही है कि वो जो औरत थी वो बहुत ही सुंदर थी दिखने के लिए, इसलिए मेरे पति ने क्या किया है, उसको भगाकर वो चली गई है, चला गया है, माफ कीजिए। इस थके हुए उत्तर में सबिया के थके स्वर ने उसकी सफाई में कहा, माता आपन आपन भाग। फिर मैंने सप्रयास लिखने में मन लगाया। देखिए यानी सबिया कह रही है कि माता को छोड़कर, यानी मैकू की एक माता है, यानी उसकी जो माँ है उसको भी छोड़कर वो चला गया है उस औरत को लेकर। अभी इसके बाद महादेवी वर्मा ने क्या किया है, ये थोड़ी बहुत उनकी बातें सुनने के बाद महादेवी वर्मा क्या करती है, अपना जो काम है यानी काम में वो व्यस्त हो जाती है। धीरे धीरे पता चला कि सबिया का पति सत्यवान का किसी प्रकार भी अपभ्रंश नहीं है। देखिए अभी इस वाक्य का अर्थ क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि महादेवी वर्मा जो है वो सबिया की तुलना जो है वो सती सावित्री से कर रही है, कि जिस तरह सती सावित्री अपना जो पति है सत्यवान, उसका पति का नाम था सत्यवान, सत्यवान को मृत्यु के मुख से जैसे वो लाती है, वैसे ही कर्तव्यनिष्ठ कौन है, सबिया है, सती सावित्री की तरह। लेकिन सत्यवान की तरह उसका पति नहीं है, मैकू नहीं है, ठीक है। सत्यवान जो था वो एक आदर्श व्यक्ति था, ठीक है, लेकिन मैकू ऐसा आदर्श व्यक्ति नहीं है। इतना ही नहीं, वह अपने निरर्थक मैकू नाम के समान भी निरर्थक नहीं हो सका। देखिए अभी उसका जो नाम है मैकू, उसका अर्थ है निरर्थक, यानी जो काम नहीं करता, तो कुछ काम का काज का नहीं है, उसका अर्थ ये है। लेकिन यहाँ पे महादेवी वर्मा बोल रही है कि जो उसका नाम है वैसे वो नहीं है, निरर्थक नहीं है, उसने बहुत बड़ा कांड किया है, बहुत बड़ा कार्य किया है। ऐसे यानी क्या कार्य किया है, यही कि दूसरे के पत्नी को वो लेकर भाग गया है, ठीक है। एक दिन अपने जाति भाई की नई वधू को लेकर वह न जाने कहाँ चल दिया, और वह भी ऐसे समय जब सबिया 3 दिन के शिशु को लिए पड़ी थी। देखिए यहाँ पे महादेवी वर्मा बोल रही है कि सबिया का जो शिशु था, नवजात शिशु, वो जब 3 दिन का था तब सबिया का पति जो है मैकू, वो दूसरी औरत को लेकर भाग गया है। तब से न सबिया ने उसकी आशा छोड़ी और न उसका कोई समाचार मिला। बेचारे जाति भाई ने प्रतिशोध लेने के साथ साथ उजड़ा घर बसा लेने के लिए जो प्रस्ताव सबिया के सामने रखा, उसे अस्वीकृत ही होना पड़ा। देखिए अभी यहाँ पे इस वाक्य में क्या लेखिका कह रही है कि जब उस आदमी के बीवी को लेकर ये मैकू भाग जाता है, तब गुस्से में आकर प्रतिशोध यानी बदला लेने की वजह से वो क्या करता है, वो जाति भाई
वो सबिया के सामने आता है और विवाह का प्रस्ताव रखता है कि जिस तरह तुम्हारे पति ने मेरे बीवी को लेकर वो भाग गया है, वैसे ही तुम अब मेरे साथ शादी कर लो, क्योंकि उसको बदला लेना था, उसको प्रतिशोध लेना था। उस प्रतिशोध में वो जल रहा था। तो वो जब ये प्रस्ताव विवाह का सबिया के सामने रखता है, तो सबिया क्या करती है, उस प्रस्ताव को इनकार करती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि उसे अस्वीकृत करना ही पड़ा, यानी उसने स्वीकार नहीं किया सबिया ने। अंत में उस बेचारे ने दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है के अनुसार एक बूढ़ी विधवा भाभी को अपने घर की लक्ष्मी बनाकर निश्चिंतता की सांस ली। देखिए, यहाँ पे दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है, ये एक मुहावरा है। ठीक है, यहाँ पे दूध का जला मट्ठा, मट्ठा जो होता है ना, वो एक ठंडी एक पेय है अथवा ड्रिंक है। वो यानी ठंडी चीज पर वो क्या कर रहा है, फूक फूक कर पी रहा है। ये जो मुहावरा है, जैसे हम लोग बोलते हैं, कोई भी कदम हमको फूक फूक कर लेने पड़ते हैं, यानी अच्छी तरह से जैसे हम लोग उसकी जानकारी हासिल करने के बाद ही हमको नेक्स्ट स्टेप लेना है। ऐसे जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि फूक फूक कर कदम रखना है, तो वैसी ही हालत क्या हो गई है, उस जाति भाई की हो गई है। तो वो क्या करता है, आगे एक ऐसी औरत के साथ शादी कर लेता है जो एक विधवा है और वो भाभी है। ठीक है, यानी वो भाभी है, उसकी भाभी थी, लेकिन वो विधवा हो चुकी है। तो अभी यानी कहने का तात्पर्य क्या है, एक तो वो एक विधवा है, तो वो भागने की कोई गुंजाइश नहीं, यानी वो औरत जो है वो भाग ही नहीं सकती। तो जब वो एक उसके भाभी के साथ, विधवा भाभी के साथ शादी कर लेता है, तब एक वो सुकून भरी सांस लेता है और ऐसे विचार करता है कि अभी ये तो औरत अभी किसी के साथ भाग ही नहीं सकती, ऐसा वो सोचता है और निश्चिंतता की सांस लेता है, यानी अंत में उसने एक औरत से शादी कर ली है। ऐसी सबिया को सब झक्की कहने लगे, तो आश्चर्य क्या, परंतु मुझे तो उसमें काम करने की धुन के अतिरिक्त किसी प्रकार की झक का पता न चलता। देखिए, यहाँ पे पहले वाक्य में एक शब्द आया है जिसका यानी झक्की है, जिसका अर्थ है, देखिए ये जो शब्द है झक्की, इसका अर्थ यह है सनकी होना। सनकी यानी पागलपन। ठीक है, सनकी हम किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति को सिर्फ एक ही कार्य करने का जिस सनक रहती है ना, उसको हम लोग सनकी बोलते हैं। ठीक है, वो पागलपंती नहीं होता है, उसको हम लोग एक सनक बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो सनक है, बहुत सारे लोग जो है, ये जो सबिया है उसको सनकी कहने लगे, झक्की कहने लगे। ठीक है, परंतु मुझे तो उसमें काम करने की धुन के अतिरिक्त किसी प्रकार की झक का पता न चलता। देखिए, अभी महादेवी वर्मा क्या बोल रही है कि सब लोग उसको सनकी बोलते हैं, लेकिन ये जो औरत है उसको सनक तो है, लेकिन अपना कार्य करने के लिए उसको सनक है। यानी वो एक कर्तव्यनिष्ठ ऐसी नारी है जिसको सिर्फ अपना कर्तव्य करना ही महत्वपूर्ण लग रहा है, और वो क्या करे, अपना पति भागने के बावजूद, यानी पति ने छोड़ने के बावजूद वो क्या कर रही है, अपना कर्तव्य का पालन कर रही है, और अपनी जो बूढ़ी सास है, अपने जो बच्चे हैं, उनको उनकी वो देखभाल कर रही है। यानी एक कर्तव्यनिष्ठ नारी की तरह वो क्या कर रही है, अपना कार्य, अपना कर्तव्य करते ही चली जा रही है। सवेरे ही नीम तले कंकरीलो धरती पर एक फटा मैला कपड़ा डालकर वह बच्चे को लिटा देती, और कुछ निगरानी करने और कुछ मक्खियां उड़ाने के लिए बचिया को बैठा आप एक तार तार पिछोरी से कमर कसकर झाड़ संभालती। देखिए, अभी यहाँ पे क्या कहा है कि जब महादेवी वर्मा के यहाँ सबिया जो है वो कार्य करने के लिए आती है, और सबसे पहले वो क्या कार्य करना शुरुआत करती है, तो महादेवी वर्मा का जो घर है उसके आंगन की साफ सफाई करना। ठीक है, वो पहला उसका कार्य था। तो वो साफ सफाई करने के लिए वो सबसे पहले क्या करती है, अपना जो नवजात शिशु है वो एक नीम के पेड़ के नीचे उसको
उस धरती पर रखती है जहाँ पे बहुत सारे कंकड़ हैं, यानी बहुत सारे पत्थर हैं, मिट्टी है। उस पत्थर और मिट्टी के जमीन पर क्या करती है, धरती पर एक कपड़ा डालती है, जो कपड़ा है वो भी फटा पुराना है। उस कपड़े के ऊपर अपने नवजात शिशु को रखती है, ठीक है। और फिर क्या होता है देखिए, फिर कुछ मक्खियाँ उड़ाने के लिए बचिया को बैठा आप एक तार पिछौरी से कमर कसकर झाड़ संभालती हैं। देखिए, अभी वो क्या करती हैं, अपने नवजात शिशु को जमीन पर लेटा देती है और वहां पे जो बहुत सारी मक्खियाँ थी उनको उड़ाने के लिए उसकी जो 5 वर्ष की लड़की थी उसको वो बैठा देती है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, अपनी नवजात शिशु के देखभाल के लिए, उसके रक्षण के लिए वो अपने 5 वर्ष की बेटी को उसके पास बैठा देती है और खुद क्या करती है, तार तार होकर पिछोरी से, यानी पिछोरी का अर्थ है पल्लू, तो वो जो उसका उस साड़ी का जो पल्लू है वो भी तार तार हो गया, यानी वो भी फटा पुराना है। और वो फटा हुआ जो पल्लू है उसको वो क्या करती है, कमर में कसती हैं और झाड़ू लेकर आंगन साफ करने के लिए शुरुआत कर देती हैं। फिर कंपाउंड के एक छोर पर झाड़ के छर छर संगीत के साथ हवा में उड़ती सी सबिया का नृत्य आरंभ होता और दूसरे छोर पर कभी वीरासन, कभी योगासन में बैठकर छोटे छोटे हाथों से मक्खी उड़ाती और कभी एक पैर से, कभी दोनों पैरों से कूद फांद कर कौओं को डराती। देखिए, अभी यहाँ पे जो है, जो मैंने 3-4 वाक्य पढ़े, उसमें महादेवी वर्मा क्या कर रही है, किस तरह सबिया अपना कार्य कर रही है उसके बारे में उसने बताया है, ठीक है, उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले तो सबिया क्या करती है, हाथ में झाड़ू लेती है, पल्लू जो है पल्लू का अपने कमर में कसने के बाद वो झाड़ू लगाने के लिए शुरुआत करती है। तो झाड़ू कैसे लगा रही है, तो कभी झुककर ले रही है, झाड़ू लगा रही है, कभी बैठकर झाड़ू लगा रही है, कभी खड़े रहकर झाड़ू लगा रही है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कभी बैठकर, कभी उठ उठ खड़े होकर, कभी झुक झुक कर, तो ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो वो योगासन कर रही है, कुछ आसन कर रही है, ठीक है। और जो उसका झाड़ू मारने का तरीका है वो ऐसे झाड़ू मार रही है, ऐसे बहुत आवाज करते करते, यानी से छर छर, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि वो छर छर की आवाज करते हुए झाड़ू लगा रही है और अलग अलग योगासन करके, यानी बैठकर, कभी खड़े होकर वो क्या कर रही है, झाड़ू लगा रही है। कभी मक्खियों को उड़ाती, कभी पैर से कूद फांद कर कौओं को डराती। देखिए, अभी महादेवी वर्मा के आंगन में बहुत सारे पशु और पक्षी आते हैं, तो वो क्या कर रही है, कभी अपने हाथों से, कभी पैरों से, वो क्या कर रही है, अपनी आवाजों से उन पशुओं को अथवा पक्षियों को वो वहां से उड़ा रही है अथवा वहां से वो उनको दूर कर रही है। माँ के दुबले शरीर में सूखी लकड़ी की कठिनता न होकर हरी टहनी का लचीलापन रहता था। देखिए, अभी महादेवी वर्मा जो है वो सबिया के शरीर का चित्रण कर रही है। वो कह रही है कि जैसे सूखी हुई लकड़ी जैसे पतली होती है, उसी सूखी हुई पतली लकड़ी की तरह सबिया दिखाई देती है, लेकिन उसका जो कार्य है वो हरे जो पत्ते रहते हैं ना, वैसे, यानी वो अपने कार्य में बहुत एक्टिव है, यानी उसको वो बहुत ही जो जो भी कार्य करती है उसमें बहुत फास्ट है, यानी जैसे हम लोग कहते हैं ना, स्फूर्तिदायक उसका कार्य है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे उन्होंने क्या किया है कि हरी पत्तियों की तुलना जो है वो सबिया के काम को उन्होंने किया है। और बालिका के सूखे शरीर में नए पत्ते की चंचलता न होकर पाले से खिल न सके वाले बंधे किशलय कोरक का अवश्य हिलना डुलना था। देखिए, अभी महादेवी वर्मा ने पहले बताया कि सबिया किस तरह दिखती है, सूखी लकड़ी की तरह है,
लेकिन कार्य जो है वो हरे पत्ते जैसे रहते हैं ना, हमेशा हिलते डुलते रहते हैं, बहुत अपने कार्य में स्फूर्तिदायक रहते हैं, वैसे हैं। लेकिन उसकी जो बेटी है वो एक मुरझाए पत्ते की तरह है। यानी उसको देखने के बाद हम लोग समझ लेते हैं कि ये लड़की जो है बहुत मुरझाई हुई है, बहुत हीन हो गई है, कमजोर हो गई है, बहुत दुख में है, ऐसे हम लोगों को प्रतीत होता है। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यानी महादेवी वर्मा ने क्या किया है, उसका जो तुलना है वो सूखी पत्तियों की तरह उस बेटी की तुलना की है। मेरी खिड़की के सामने वाला नीम ही बचिया का रंगमंच था और मेरी कुतिया छात्रावास की पुसी जैसे महत्वपूर्ण दर्शकों का तो वहां स्वागत होता ही था। देखिए, अभी यहाँ पे सबिया का चरित्र चित्रण करने के बाद यहाँ पे उस वो जो बच्ची है उसके बारे में महादेवी वर्मा बता रही है कि जो नीम का पेड़ था उसके नीचे वो बैठकर अपने भैया की अथवा अपने भाई की जो नवजात शिशु है उसका वो रक्षण कर रही है। और साथ ही साथ वो जो है उसका वो एक रंगमंच बन चुका है। रंगमंच यानी थिएटर हम उसको बोलते हैं, ठीक है, यानी उसका वो घर बन चुका है। और उस वो थिएटर जो है उसके जो दर्शक हैं यानी देखने वाले जो लोग हैं वहाँ के कुत्ते हैं, पशु हैं। तो उसका जो भी कार्य वो अपने भाई के साथ करती थी, जो भी मक्खियाँ आती थी अथवा कीड़े मकोड़े जो आते थे उसके भाई के पास, तो वो सबको वो हकालती थी, वहां से दूर करती थी। तो वो सब कुछ उसका जो कार्य है वो सब कुछ कौन देख रहा है कि तो महादेवी वर्मा के जो भी पशु उन्होंने पाले थे, कुत्ता है, बिल्ली है, तो वो जो क्या है वो दर्शक है। ठीक है, यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, यानी नीम का पेड़ ही उसका एक थिएटर बन चुका है उस बचिया का, और उसके दर्शक जो है और महादेवी वर्मा के कुत्ते और बिल्ली हैं। साथ ही परदेशी कौवे, अज्ञात नाम चिड़िया और नीमवासिनी पड़ोसिन गिलहरी की आव भगत में भी कमी न थी। देखिए, वहां पे उसके रंगमंच में यानी बचिया का जो थिएटर था, जो उसका नाटक चल रहा था उसके भाई के साथ, उसके दर्शक सिर्फ कुत्ते और बिल्ली ही नहीं थे, साथ ही साथ उस नीम के पेड़ पर रहने वाले जो पक्षी थे वो भी आव भगत कर रहे थे, यानी वहां पे आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे दर्शक कुत्ते हैं, बिल्ली है, कौवा है, साथ ही साथ नीम नीम का जो पेड़ है उसकी जो पड़ोसिन है, पड़ोसिन का अर्थ पर उसके जो उसके साथ जो रहने वाली पशु है वो है गिलहरी। तो यहाँ पे नीम के पेड़ की जो यहाँ पे सहेली अथवा पड़ोसी करके यहाँ पे गिलहरी को उद्गारा गया है महादेवी वर्मा द्वारा। तो वो गिलहरी जो है वो पड़ोसिन जो है नीम के पेड़ की, तो वो भी क्या कर रही है इस नाटक में वो भी सम्मिलित है। परंतु बचिया की सरल सतर्कता को देखकर यही जान पड़ता था कि कुतिया से लेकर चिड़ियों तक और गिलहरी से लेकर मक्खियों तक सब उसके दुलारे भैया को उठा ले भागने के लिए आकुल है। देखिए, अभी ये सब जो कार्य जो है, जो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो बचिया जो है उसके जो नवजात शिशु है उसके भाई के पास जो भी आता था उनको वो दूर करती थी, उनको वहां से निकालती थी अथवा बाहर, जैसा हम लोग बोलते हैं ना, उनको वो वहां से दूर कर रही है, उनको जाने के लिए कह रही है। तो उसका जो कार्य जो है ना वो महादेवी वर्मा अपने कमरे से, खिड़की से वो देख रही है, और उसको ऐसे प्रतीत हो रहा है उस बचिया को कि ये जो सभी पशु पक्षी है वो उसको, उसके जो भैया है तो उसका जो भाई है उसको लेकर वो कहीं चले जाएंगे, ऐसा उसको प्रतीत हो रहा है, यानी उसको भाई को ही लेकर वो चले जाएंगे। इसलिए वो क्या कर रही है, उनको वहां से दूर धकेल रही है, तो उनको वहां से चले जाने के लिए कह रही है। तो ऐसा यहाँ पे कहा गया है। कदाचित उन छद्मवेशी लुटेरों को समझाने के लिए ही बिल्ली की म्याऊं म्याऊं से लेकर चिड़ियों की चू चू तक न जाने कितनी भिन्न भिन्न वाणियों में बोलती, और सबके अंत में
संधि के शंखनाद के समान एक पैसे में खरीदी हुई पिपी हरी बजाती। देखिए, अभी महादेवी वर्मा जो है वो उस बचिया का नाटक देख रही है कि किस तरह वो अपना जो भाई है उसका उसका रक्षण कर रही है अथवा उसका रक्षा कर रही है। तो उस भाई के पास जो भी मक्खियों से लेकर कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों तक सभी को वो कैसे दूर हटा रही है, तो उनकी ही आवाज में उनको हटा रही है। अगर वहां पे बिल्ली आती है तो वो म्याऊं म्याऊं करके, वो जो बच्चियां हैं म्याऊं म्याऊं करके उनको दूर कर रही है अथवा उनको जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हकला रही हैं, जैसे हम लोग बोलती हैं वो दूर करना, ठीक है, वहां से दूर कर रही है। अगर कोई कुत्ता आता है अथवा कोई चिड़िया आती है तो उन्हीं के आवाज में चू चू करके ऐसी ध्वनि निकाल निकाल कर वो उन पक्षियों को अथवा उन पशुओं को अपने भाई से दूर कर रही है, ठीक है। यहाँ पे शंखनाद के समान यहाँ पे अंत में कहा गया है इस वाक्य में, तो वो एक तो क्या कर रही है बच्चियां, उनकी ही आवाज में यानी पशु पक्षी की आवाज निकाल निकाल कर उनको दूर हटने के लिए कह रही है। साथ ही साथ अंत में जिस तरह पूजा पाठ होने के बाद हम लोग शंख बजाते हैं, शंख उसको हम लोग बोलते हैं शंखनाद, ठीक है, जैसे हम लोग शंख बजाते हैं उसी तरह उस बचिया के पास भी एक पिपीरी है। पिपीरी यानी एक ऐसी मशीन जो आवाज करती है, जिसे हम लोग हिंदी में पीपी भी बोलते हैं, जो पीपी करके एक आवाज निकालती है। तो एक एक पैसे का वो एक पिपरी उसने लिया था। यहाँ पे उस पिपरी की कीमत भी बताई गई है, एक पैसे की एक पिपरी थी। तो वो पिपरी लेकर ये बच्चियां क्या कर रही है, उससे आवाज निकाल रही है, और जितने भी वहां पे पशु पक्षी उसके भैया के साथ आस पड़ोस में जो आ रहे हैं यानी उसके आसपास जो आ रहे हैं, वो उससे क्या करिए उनको दूर जाने के लिए कह रही है। वहां से उनको वो क्या करे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना दुक्कारना, किसी को दूर धकेलना, वैसे वो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने क्या जाना कि महादेवी वर्मा ने सबिया के जीवन में घटने वाली घटनाओं का उन्होंने क्या किया है, विश्लेषण किया है। साथ ही साथ उसके चरित्र चित्रण का चित्रण भी किया है, यानी उसका चरित्र कैसा है। देखिए, वो कर्तव्यनिष्ठ एक नारी है, एक ईमानदार एक नारी है। साथ ही साथ जिस तरह सती सावित्री के में सती सावित्री में गुण थे, वही गुण है जो है वो सबिया में है। और यहाँ पे महादेवी वर्मा ने उसकी जो बच्ची थी उसके बारे में भी चरित्र चित्रण किया है कि किस तरह से वो अपने भाई की रक्षा कर रही है, किस तरह से वो एक नीम का पेड़ की जो जगह है उसी को ही उसने अपना घर बना लिया है, अपना रंगमंच बना लिया है। और जो भी उसके भैया के पास आते हैं वो किस तरह से नया नया आवाज निकाल कर अथवा उन्हीं के आवाज में उनको उत्तर देकर उनको भगा रही है, ठीक है। उसकी सारी कर्तव्य परायणता के दुर्ग को भेद कर जब भूख भीतर पहुंच जाती, तब वह उसी मैले कपड़े के एक छोर में बंधा रोटी का टुकड़ा खोलकर उस छिपे शत्रु से समझौता आरंभ करती। देखिए, अभी देखिए, यहाँ पे महादेवी वर्मा उस बचिया के बारे में कह रही है कि अगर वो पिपरी बजाने के बाद अथवा उनकी आवाज निकाल कर भी अगर वो जानवर नहीं भाग रहे हैं, तो वो क्या कर रही है, अपने 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 जैसे हम लोग बोलते हैं अपने ही पल्लू में, यानी उसके पास एक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, उसके पास एक पॉकेट था, उस पॉकेट में उसने बची कुची रोटी का जो हिस्सा होता है वो उसने वो रखा था। वो क्या करिए, उस रोटी का टुकड़ा देकर उन पशुओं को वो भगा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि रोटी का टुकड़ा खोलकर उसे छिपे शत्रु से समझौता आरंभ कर रही है, यानी वो समझौता कर रही है कि ले, कि मैं तुझे रोटी का टुकड़ा देती हूँ और तू यहाँ से चला जा, ऐसे वो भगाने की कोशिश कर रही है। यानी अभी यहाँ पे क्या है, वो जितने भी
पशु पक्षी उसके भैया के आसपास आ रहे हैं, वो उनको शत्रु समझ रही है और उनसे वो समझौता कर रही है, ठीक है। परंतु यह तो मानना ही होगा कि उतने दर्शकों की उपस्थिति में यह कार्य दुष्कर हो उठता था। देखिए, अभी उसके पास जो है, यानी यहाँ पे इस वाक्य का कहने का तात्पर्य क्या है? सब ये जो सबिया की बेटी है, बच्चियां, उसके बाद बहुत ही थोड़ा सा छोटा सा रोटी का टुकड़ा है। अगर वो रोटी का टुकड़ा छोटा-सा जो है वो सभी को तो नहीं होगा। तो अगर एक को देती है तो दूसरा आधा भूखेगा। तो वो यानी सभी की जो भूख है वो उस रोटी से नहीं हम लोग भूख मिटा सकते, यहाँ पे कहने का तात्पर्य है। एक बार जो ही उसने मुर्गे के स्वर में कुछ उपालभ देने का उपक्रम किया, तो ही विद्रोही कौवा उसका भूख से लड़ने का एक मात्र अस्त्र छीन भागा। देखिए, अभी यहाँ पे वो जो बच्चियां है वो क्या करती है, एक मुर्गे को यहाँ बुलाती है, उसके ही आवाज निकाल कर, और वो जो मुर्गा है उसको वो रोटी का टुकड़ा देने के लिए हाथ जो है वो आगे बढ़ाती है। लेकिन उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा देखकर कौवा जो है वहां आके वो उस रोटी को छीनकर चला जाता है। अंत में मैंने कुछ बिस्कुट और एक बेसन का लड्डू भिजवाकर मानो काठ की कटार के स्थान में मशीन गन सौंपने का पुण्य कार्य किया। देखिए, अंत में महादेवी वर्मा ये अपने कमरे से, अपनी खिड़की से सब कुछ देख रही है कि किस तरह बच्चियां अपना जो छोटा सा भाई है उसकी रक्षा कर रही है। जब उसके पास जो रोटी का टुकड़ा था वो खत्म होता है, तो महादेवी वर्मा क्या करती है, अपने घर से बेसन का लड्डू और कुछ बिस्किट भिजवा देती हैं, ताकि वो जो पशु पक्षी है वो खा लें। तो महादेवी वर्मा क्या करती है, जब वे वो ये बिस्कुट और लड्डू भिजवाती हैं, तो वो एक मशीन गन की तरह कार्य करता है। किसको? यानी महादेवी वर्मा ने क्या किया है, अपने भाई की रक्षा करने के लिए बचिया को बंदूक हाथ में दे दी है बिस्किट के तौर पर। यानी बिस्किट और लड्डू जो है वो मशीन गन की तरह बन गए हैं कि वो क्या अभी क्या कर सकती हैं, सभी को बिस्किट और लड्डू दे सकती है, और वो जो शत्रु बने हुए हैं बचिया के, उनको वो दूर भेज सकती है, अथवा वहां से वो उनको भिजवा सकती है। तब से बचिया की याचना कुकड़ू होकर ही मेरे पास पहुंचने लगी, और उत्तर में मैं जो भिजवाती थी उस पर भक्तिन की झुंझलाहट की शान चढ़ी रहती थी। देखिए, अभी हर दिन का ये कार्य हो चुका है। अभी देखिए, हर दिन सबिया जो है महादेवी वर्मा के घर में कार्य करने के लिए आती थी, और वो क्या करती थी, अपने बच्चों को नीम के पेड़ के नीचे बिठवाती थी, और उसके बचिया के भाई के पास जो भी पशु पक्षी आते थे, अगर उसके पास कुछ होता था तो वो देती थी, नहीं तो महादेवी वर्मा क्या करती थी, हर दिन कुछ ना कुछ उस पशु पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ भिजवा ही देती थी, ताकि वो बच्चियों को ज्यादा तंग ना करें। और जब वो भिजवाने के लिए भक्तिन से कहती है तो वो गुस्से गुस्से से, यानी झुंझुलाहट कर, क्योंकि भक्तिन को बहुत सारा काम रहता था, और उस काम में और एक काम, ये सबको पशु पक्षियों को क्या करना, खाना देना, ठीक है। तो इसलिए झुंझुलाहट में, यानी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, परेशान हो होकर, गुस्सा कर 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 भक्तिन क्या कर रही है, वो महादेवी वर्मा का कार्य कर रही है। क्या कार्य कर रही है कि बाहर तक जो भी कुछ खाना हो वो पशु पक्षियों के लिए देने का कार्य, ठीक है। 10 बजे तक सब काम समाप्त कर बाजीगर के समान अपनी सृष्टि को समेटते हुए सबिया नहाने धोने चली जाती है, ठीक है। अभी अंत में यहाँ पे ये जो पेज नंबर है 32, उसके अंत में कहा गया है कि सबिया जो है वो अपना पूरा कार्य करने के बाद, जो आंगन का जो भी कार्य होता है वो करने के बाद नहाने धोने के लिए चली जाती है। नहाने धोने के लिए यानी जो भी बर्तन साफ करने का अथवा कपड़े धोने का जो भी कार्य होता था ना, वो कार्य करने के लिए वो चली जाती है करके यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। अभी आज की क्लास में मैं बस यहाँ तक की आपको सिखाती हूँ। अगर आपके पास किताब है तो आप पढ़िए। कुछ शब्द अगर आपको कठिन लगते हैं तो वो एक काम कीजिए, एक पेज पे लिख के रखिए,
जब भी हम ऑनलाइन क्लास करेंगे तो आप वो जो प्रश्न है वो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ तक मैंने आपको क्या कहा है, क्या महत्वपूर्ण बातें हो गई है। तो महादेवी वर्मा का जन्म, उनका जन्म स्थान, ठीक है, उनका निधन कब हुआ, उनको पुरस्कार कौन से मिले, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनको नवाजा गया था, ठीक है। उनका निधन कब हुआ, ये 5 बातें। सबिया, ये सबिया जो कहानी है अथवा रेखा चित्र है, उसकी मुख्य भूमिका में कौन है, तो सबिया सबिया है, ये मुख्य पात्र है। जैसे हम लोग कहानी की हीरोइन जैसे हम लोग बोलते हैं, यानी इस स्टोरी की हीरोइन कौन है, तो सबिया है, ठीक है। उसके पति का नाम क्या है, मैको, ठीक है। उसके 2 बेटे हैं अथवा 2 उसके बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा जो है वो एक नवजात शिशु है। जब वो 3 दिन का था, जब बिस्तर पर लेटी थी सबिया, तब उसका पति जो है वो क्या करता है, अपने ही जात के भाई के बीवी को लेकर वो अज्ञात स्थान पर भाग जाता है और उसके पीछे उसकी अंधी सासू माँ को छोड़ के जाता है, ठीक है। अभी वो भागने के बाद अभी सर सब कुछ जो है, यानी अपने जैसे हम लोग बोलते हैं कि कमाई रोजगार करने के लिए सिर्फ एकमात्र उपाय कौन था, तो सबिया थी, यानी सबिया ही अपने परिवार का पालन पोषण करने वाली एकमात्र व्यक्ति थी। तो अपना पालन पोषण करने के लिए वो क्या करती है, महादेवी वर्मा के यहाँ काम करने लगती है और वो नवजात शिशु और अपनी बच्चिया को लेकर ही वो उनके घर में काम करने की उसने शुरुआत की है, ठीक है। तो यहाँ तक आज के क्लास में हम लोग यहाँ ही अंत करते हैं इस क्लास को, ठीक है। आज मैं क्या करूँगी, एक ग्रुप बनाऊंगी, ठीक है। अगर आपको आपको मैं मैसेज देती हूँ तो उसका रिप्लाई थोड़ा कीजिए, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि किसके क्या समस्याएं हैं, ठीक है। ऐसे देखिए आपका, मुझे यहाँ पे पता चला कि मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करती हूँ और वो जो रिकॉर्डिंग किया हुआ होता है वो यूट्यूब पर हम लोग डालते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी जो समस्याएं हमको समझ में नहीं आती हैं, तो अभी मुझे थोड़ा सा 2 दिन का वक्त दे दीजिए, उसमें मैं एक ग्रुप तैयार करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि 100 से 200 तक स्टूडेंट्स होंगे हमारे हिंदी के, ठीक है। मैं उसी में नोट्स भी भिजवाती हूँ, ठीक है। और उसी में ही लाइव भी कभी कभार लेती हूँ और उसी में ही आपको क्या भी आपके जो भी प्रश्न है वो सुलझाऊंगी, ठीक है। तो अभी इस क्लास का अंत होता है, आगे का जो बचा हुआ है हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।